वो ताज़ा दम है नए शोबदे दिखाते हुए, आवाम थकने लगे तालियां बजाते हुए। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। कई दिनों से कर्नाटक चुनाव का शोर देश में छाया हुआ था, जिसे सुन सुनकर आवाम तो थक गई है, लेकिन नेता ताज़ा दम हैं। वे एक के बाद दूसरी सभाओं में अपनी बाजीगरी दिखा रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस में होड़ लगी थी कि कौन कितनी सभाएं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी शुरू में तो किसी शातिर खिलाड़ी की तरह इस दंगल को दूर से देखते रहे और फिर जैसे जैसे निर्णायक दिन करीब आने लगा, उन्होंने ताल ठोकने का फैसला किया। पहले 15 रैलियां करने वाले मोदी जी बाजी अपने नाम करने के लिए बाद में 21 रैलियों तक पहुंच गए। भाजपा, कांग्रेस, जेडीएस, इन तमाम प्रमुख खिलाड़ियों की चुनावी सभाओं में अगर जनता से जुड़े मुद्दों की बात होती, दलितों, किसानों, महिलाओं, मजदूरों, बेरोजगारों की समस्याओं पर चर्चा होती, तब तो इसकी सार्थकता समझ में आती। लेकिन कर्नाटक चुनाव में धर्म और जाति की राजनीति हावी रही और कुछ नए जुमलों, शब्दों के इर्द गिर्द राजनीति को घुमाया जाता रहा। तो आइए देखें कर्नाटक की चुनावी रैलियों में बोली गई कुछ विवादास्पद बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की चुनावी रैलियों में विपक्षियों पर तंज कसने के लिए नए जुमले गढ़े। सांथेमर हल्ली की रैली में उन्होंने नामदार बनाम कामदार का चुनावी नारा दिया और इसके जरिए उन्होंने खुद को कामदार यानी मेहनतकश लोगों के साथ खड़ा बताया। तो राहुल गांधी को नामदार यानी बड़े नाम वाला साबित करने की कोशिश की। इसी तरह एक रैली में उन्होंने राहुल गांधी को विश्वेश्वरैया का उच्चारण करने के लिए और किसी भाषा में 15 मिनट तक बोलने का चैलेंज दिया। राहुल गांधी के पीएम बनने वाले बयान पर मोदी जी नल और बाल्टी पर उतर आए। उन्होंने बंगारपेट की रैली में कहा कि जब किसी गांव में पानी की किल्लत होती है तो टैंकर आने के पहले लोग अपनी बाल्टी रख देते हैं, लेकिन गांव का एक दबंग सीना फुलाए हुए हाथों में बाल्टी लेकर आता है और सबसे आगे पानी लेने पहुंच जाता है। यह दबंग और सिरफिरा शख्स अपने फायदे के लिए लोकतंत्र और कानून को तोड़ देता है। इसी रैली में उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के नामदार सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं और ये सोना भी विदेश वाला है। जाहिर है प्रधानमंत्री का इशारा सोनिया गांधी के विदेशी मूल पर था, जिसका जवाब बाद में राहुल गांधी ने दिया कि मेरी मां किसी दूसरे भारतीय से कहीं ज्यादा भारतीय हैं। इसी तरह राहुल गांधी की एम्स में लालू यादव से हुई मुलाकात पर तंज कसते हुए पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच गए और सवाल किया कि क्या भगत सिंह से मिलने नेहरू जेल गए थे। इतिहास पर नरेंद्र मोदी का यह झूठ पकड़ाने में देर नहीं लगी और कुछ लोगों ने भगत सिंह और अन्य कैदियों से नेहरू जी की मुलाकात के प्रमाण पेश किए। इन्हीं से एक है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ नेहरू 1973 एडिशन वॉल्यूम 4 पेज 13 से लिया गया उद्धरण, जिसमें नेहरू जी के एक पत्र का जिक्र है। नेहरू ने कहा कि मैं कल सेंट्रल जेल और बोरस्टॉल जेल गया था और सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, जतेंद्र नाथ दास और लाहौर षड्यंत्र केस के दूसरे कैदियों से मिला। ये सभी भूख हड़ताल पर थे। जिन्हें जहर नहीं खिलाया जा सका वो लोग धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। लगता है दुख के वक्त को आने में देर नहीं है। जतेंद्र नाथ दास की हालत ज्यादा खराब है। इन लोगों को इस हाल में देखना मेरे लिए दुखदाई था। तो मोदी जी की 21 रैलियों में कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार पर किए गए ये चंद उदाहरण हैं। इसके अलावा उन्होंने और भी बातें कहीं, जैसे सिद्धारमैया को सीधा रुपया सरकार, उन्हें कर्नाटक का सबसे ज्यादा सोने वाला मुख्यमंत्री कहना और मुधोल कुत्तों से देशभक्ति सीखने की नसीहत आदि आदि। इधर कर्नाटक चुनाव में राहुल गांधी की कुछ बातें भी चर्चा का विषय बनी। आइए देखते हैं। कर्नाटक चुनाव के बीच राहुल गांधी के एक बयान ने राजनीति की चर्चा को 2019 के चुनाव और नए प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया। दरअसल बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर आती है तो वह प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। अपनी चुनावी रैलियों में राहुल गांधी ने भाजपा की कई मुद्दों पर आलोचना की, लेकिन एक साक्षात्कार में कहा कि मैं बीजेपी मुक्त भारत नहीं चाहता हूं, मैं उनसे लड़ूंगा, उन्हें पराजित करूंगा। एक रैली में सेलफोन का उदाहरण देते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री की चुनावी सक्रियता पर तंज कसा कि मोदी केवल स्पीकर और एयरप्लेन मोड का इस्तेमाल करते हैं, काम वाले मोड का नहीं। तो कर्नाटक चुनावों में बयानों की यह लड़ाई निजी हमले से लेकर भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दों पर भी हुई, लेकिन इसमें आपसी हिसाब किताब सेटल करने पर जोर रहा, न कि समस्याओं को सुलझाने पर। वैसे इन बयानों से चुनावी चर्चा दिलचस्प बनी रही। कर्नाटक चुनाव में एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि ये भारत का अब तक का ऐसा पहला चुनाव है जिसमें सबसे ज्यादा करोड़पति किस्मत आजमा रहे हैं। कर्नाटक के चुनावी मैदान में कुल 2654 प्रत्याशी उतरे हैं।
चुनाव पर नजर रखने वाली संस्था एडीआर के आंकड़े कहते हैं कि इनमें से 883 प्रत्याशी करोड़पति हैं। सबसे अधिक करोड़पति उम्मीदवार बीजेपी से हैं। बीजेपी ने कुल 224 सीटों में से 208 सीटों पर ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दी है जिनकी संपत्ति 1 करोड़ या उससे अधिक है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है जिसने 207 करोड़पतियों को टिकट दी है, जबकि किंग मेकर माने जाने वाले राज्य के तीसरे प्रमुख राजनीतिक दल जेडीएस ने 199 करोड़पतियों पर दांव लगाया है। मजेदार बात यह भी है कि 1090 निर्दलीय उम्मीदवारों में से भी 190 करोड़पति हैं। अगर सबसे अमीर उम्मीदवार की बात की जाए तो कांग्रेस के प्रिय कृष्ण इस सूची में टॉप पर हैं। उन्होंने 1020 करोड़ की संपत्ति दर्शाई है। कांग्रेस के ही एक और उम्मीदवार नागाराजू के पास 709 करोड़ की संपत्ति है, जबकि तीसरे नंबर पर भी कांग्रेस के ही शिव कुमार हैं जिनके पास 619 करोड़ की संपत्ति है। तो टॉप 3 करोड़पति उम्मीदवार कांग्रेस के ही हैं, लेकिन करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या में भाजपा कांग्रेस से एक कदम आगे ही है। वैसे भाजपा भावनात्मक राजनीति करने में भी हमेशा आगे रही है और इस बार कर्नाटक में उसके ही नक्शे कदम पर कांग्रेस भी चली और राहुल गांधी ने कई धर्मस्थलों का दौरा किया। लेकिन मोदी जी तो देश ही नहीं विदेश में भी मंदिर जाने के रिकॉर्ड शायद बना लें। इधर कर्नाटक चुनाव के लिए मतदान हो रहा था और उधर मीडिया में मोदी जी नेपाल यात्रा और वहां मंदिरों के दर्शन कर रहे थे, जिसे दिखलाया जा रहा था। क्या प्रधानमंत्री का मकसद भी यही था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 साल में तीसरी बार नेपाल की यात्रा की। प्रधानमंत्री बनने के बाद जब वे पहली बार नेपाल गए थे तो पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा की थी और अपनी यात्रा को धार्मिक सांस्कृतिक रंग दिया था। उनकी ये कोशिश तीसरी यात्रा में भी दिखाई दी। फर्क यही है कि इस बार मंदिरों का दायरा कुछ और बढ़ गया है। पहली यात्रा में उन्होंने पशुपतिनाथ में पूजा अर्चना की थी, तो इस बार उन्होंने जानकी मंदिर और मुक्तिनाथ मंदिर में पूजा पाठ किया। उन्होंने जनकपुर से अयोध्या की बस सेवा को हरी झंडी दिखाई और जब यह बस अयोध्या पहुंची तो उसका स्वागत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने किया। नेपाल तो अब हिंदू राष्ट्र नहीं रहा, लेकिन भारत के हिंदू राष्ट्र बनने के लक्षण नजर आने लगे हैं। भारत नेपाल का संबंध सदियों पुराना है और सभी प्रधानमंत्रियों ने इस संबंध को महत्व दिया है, लेकिन मोदी जी की इस तरह भावनाओं का लेप उस पर शायद ही किसी ने लगाया हो। इस बार वे पहले जनकपुर पहुंचे और जय सियाराम कहते हुए अभिवादन किया। अब तक तो वे जय श्री राम ही कहते थे, लेकिन सीता जी की जन्मस्थली पहुंचते ही उनका तरीका बदल गया। यहाँ उन्होंने भविष्य की नहीं, त्रेता युग की चर्चा की। अपने दौरे के आखिरी दिन वे पशुपतिनाथ मंदिर गए तो वहाँ विजिटर्स बुक में पीएम मोदी ने लिखा कि यह मंदिर भारत और नेपाल के लोगों की साझा धार्मिक विरासत का प्रतीक है। भारत और नेपाल के बीच बहुत कुछ साझा रहा है, लेकिन मोदी जी ने केवल धार्मिक विरासत की चर्चा क्यों की, और वो भी तब जबकि कर्नाटक में मतदान हो रहा था। ये सोचने वाली बात है। उनके दौरे की टाइमिंग पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे आचार संहिता तो नहीं तोड़ी, लेकिन कर्नाटक समेत बाकी देश उनकी बात करे ऐसी चाल तो चली ही है। सचमुच वे सियासत के बाजीगर हैं। और सियासत के बाद अब बात करते हैं बाजार की बाजीगरी की। दुनिया के बाजार में टिके रहने की बाजीगरी सबके बस की बात नहीं होती, लेकिन इस सप्ताह ये हुनर नजर आया है वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट डील में। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट ने जब भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी फ्लिपकार्ट को खरीदा तो दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई। और हो भी क्यों ना, इस डील को दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स डील कहा जा रहा है। खरीदना बेचना तो बाजार के नियम हैं, लेकिन ऐसा कम ही होता है। ऑनलाइन सेक्टर में ये भारत की सबसे बड़ी डील है। तो आइए देखते हैं कि क्यों खरीदा वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को और क्या है इस सौदे के मायने। बाजार के जानकारों का मानना है कि वॉलमार्ट अमेरिका और दूसरे देशों में अमेज़न को टक्कर देने का रास्ता ढूंढ रही है। अपना ऑनलाइन बाजार बढ़ाने के लिए वॉलमार्ट अमेरिका में हाल में हुए जेटकॉम डील और चीन में जेडीकॉम के साथ हुई डील से आगे निकलना चाहती है। फ्लिपकार्ट में इन्वेस्टमेंट वॉलमार्ट को भारत में ऑनलाइन रिटेल मार्केट में बड़ी जगह दे देगा। अब वॉलमार्ट की योजना भारत में कारोबार के विस्तार की है। इसके लिए वह 50 से 60 लाख किराना स्टोर्स से गठजोड़ करके उनके आधुनिकीकरण में मदद करेगा, ताकि ये स्टोर्स वॉलमार्ट की संपूर्ण सप्लाई चेन का हिस्सा बन जाएं। अभी ऑनलाइन ग्रोसरी यानी घर बैठे इंटरनेट से किराना ऑर्डर करने का बाजार 65 से 70% की दर से बढ़ रहा है। आने वाले समय में इसका कब्जा और बढ़ जाएगा, लेकिन इससे खुदरा व्यापारियों के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि इससे छोटे कारोबारियों की कमर टूट जाएगी। ये डील देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। छोटे व्यापारियों को सरकारी सुविधा नहीं मिलती है। उन्होंने मांग की है कि देश में ई कॉमर्स के लिए नियामक बनना चाहिए।
उन्होंने आरोप भी लगाया कि वॉलमार्ट के आने से नियमों का उल्लंघन हो रहा है। स्वदेशी जागरण मंच के प्रदेश संयोजक सुशील पांचाल ने भी कहा है कि यह समझौता न तो देश हित में है और न ही कानूनी नैतिक तौर पर ठीक है। इससे देश का युवा बेरोजगार हो जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि ई कॉमर्स को लेकर जो नियम कानून बने हैं उसी के तहत यह सौदा हो। लेकिन नीति आयोग को इस सौदे से काफी उम्मीद नजर आ रही है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार का कहना है कि 16 अरब अमेरिकी डॉलर यानी 1,05,000 करोड़ रुपए का वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट सौदे का भारत में विदेशी निवेश पर अच्छा असर पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि यह सौदा भारत के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI के मानदंडों के अनुरूप है। तो वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट डील बाजार के लिए भले बड़ी खबर हो, लेकिन ये खबर सबके लिए अच्छी ही हो, ये कोई जरूरी नहीं। बहरहाल हम यही कह सकते हैं कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।